हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है। तो कल हम देख रहे थे अपोहा तंत्र। आज बेसिकली हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 है जलवायु। देखिए, हमारा क्लाइमेटोलॉजी का ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपको पता होना चाहिए कि क्लाइमेटोलॉजी जो है बड़ी ही महत्वपूर्ण है हमारी किसी भी पेपर या परीक्षा के लिए। इस पे हम लोग आपका बात कर सकते हैं। क्लियर है। सबसे पहले एक शब्द आया है मानसून शब्द की उत्पत्ति। तो जलवायु कह लीजिए या मानसून कह लीजिए, एक ही बात है क्योंकि संबंधित उसी से है। जलवायु में हम बहुत सारी चीजों का अध्ययन करते हैं, मानसून में केवल वर्षा किस माध्यम से होती है उसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मानसून शब्द को देखोगे तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, मानसून शब्द कैसा है? अरबी शब्द है, अरबिक है। तो मानसून को अरबी में मौसम कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ अगर आप निकालोगे हिंदी में तो क्या निकलेगा? उसका शाब्दिक अर्थ निकलेगा मौसम। क्या निकलेगा? मौसम उसका शाब्दिक अर्थ निकलेगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मानसून का अर्थ क्या है कि एक वर्ष के दौरान, देखिए ये मानसून की परिभाषा है, इसको इंपोर्टेंट करके और आप लोग इसको लिख लीजिए, बार बार नहीं मिलती। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन मौसम कहलाता है। क्या है? एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन मौसम कहलाता है। क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मौसम बेसिकली क्या है। अगर मौसम पूछ लिया जाए तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मौसम है क्या। क्लियर है? ये इतना आपको। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं टॉपिक को। कि मैंने बेसिकली आपको क्या समझाया कि आपके एक विचार में, एक माइंड में थोड़ी सी पिक्चर या इमेज मौसम के प्रति बनी रहनी चाहिए। पिछले 2 अध्याय में आप हमारे देश की स्थल आकृति एवं अपोहा के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र में प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूलभूत तत्वों में से 2 तत्व ये हैं कि इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 मूलभूत तत्व हैं, जिस 2 तत्व में ही हम इस अध्याय में पढ़ लेंगे। और तीसरा जो है आपका वायुमंडल की जो अवस्था है, वो हम 3rd लेक्चर के बारे में हम लोग इसमें आपका पढ़ लेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई का महीना गर्म और असुविधाजनक क्यों होता है, जून या जुलाई में वर्षा क्यों होती है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप जलवायु की, भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। क्योंकि अगर आप भारत की जलवायु का अध्ययन कर लेंगे तो ये सारी चीजें आपको बड़े अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर में हमारे यहाँ चीजें क्यों हो रही हैं, वर्षा क्यों हो रही है, इसी समय क्यों होती है, इन सब चीजों को पढ़ लेंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु के अध्ययन करके समझ सकते हैं। भारत एक विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि यानी कि 30 वर्ष से में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग जलवायु है। यानी कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय में मौसम की अवस्था तथा विविधताओं का जो कुल योग है वही जलवायु अवस्था है। ठीक, मौसम की एक विशेष अवस्था में जलवायु की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षा एक ही होते हैं। अपने आवश्यक ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक ही दिन में कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, कुछ महीनों तक बहुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान बनी रहती। जैसे दिन गर्म या रातें ठंडी, हवादार शांत, आसमान बादलों से घिरी या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो। महीने के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष में ग्रीष्म और शीत ऋतु में विभाजित किया जाता है। कैसे है? इन सब में आपका विभाजित जो है आपका किया जाता है। ठीक, ये थोड़ा सा आपको देखना है ये सारी चीजें कैसे होती हैं, क्या आपका विभाजित रहता है।
इन सब चीजों को आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है ना। भारत को अनेक जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि जलवायु जो है ऐसी क्यों है, क्या हो रहा है, इसके बारे में हम जो अगला अध्याय है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है। भारत की जलवायु मानसूनी है। तो प्रश्न बन जाता है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो ध्यान दीजिए, भारत की जलवायु आपका मानसूनी प्रकार की है। कैसी है? मानसूनी प्रकार की। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। एशिया में कहाँ मिलती है? साउथ में तथा साउथ ईस्ट एशिया के कुछ जो क्षेत्र हैं उनमें ये सारी चीजें पाई जाती है। सामान्य प्रक्रिया के रूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक विविधता है। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्वों के तापमान और वर्षण को लेकर देखें। एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक मौसम को दूसरे मौसम पर विभिन्न प्रकार की जो विभिन्नता है, हम इनको आपका अंतर कर लेंगे और इनको आपका देखेंगे। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल का तापमान कुछ स्थानों पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर का के पहलगांव का तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सर्दियों में आपका रात में जम्मू कश्मीर का द्रास सेक्टर माइनस का 45, सोचिए जीरो पे सब कुछ जम जाता है और द्रास सेक्टर में -45 रहता है और हमारी आर्मी यहाँ रहती है। सोच के देखिए ठंड की क्या हालत होती है। जबकि वहीं तिरुवनंतपुरम जो आपका केरल है उसी में 22 डिग्री, यानी गर्मी में केरल में, सर्दियों में केरल में कितना है? 22 डिग्री, और द्रास में कितना है? जम्मू कश्मीर, यानी कि इस पॉइंट में माइनस का 45 और भारत के इस लास्ट पॉइंट में प्लस का 22 टेम्परेचर हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये सब कुछ इतना जो गर्मियों में फ्लक्चुएशन, सर्दियों में फ्लक्चुएशन होता है, किस कारण होता है? चलिए एक बार पढ़िए और बताइए ये क्यों हो रहा है फ्लक्चुएशन। कौन बच्चा बताएगा? चलिए देखिए किस कारण हो रहा है, देख लीजिए एक बार, फिर हम इस पे आगे बढ़ेंगे। कोई भी बच्चा अगर आप बताना चाहे कि ऐसा क्यों होता है कि मौसम में इतने सारे परिवर्तन हमको बेसिकली क्यों देखने के लिए मिलते हैं, चलिए बेटा बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, कुछ क्षेत्रों में रात व दिन के समय तापमान का बहुत अंतर होता है। कि आप कुछ जगह देखिए टेम्परेचर में और रात के टेम्परेचर में काफी आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा, अंतर देखने के लिए मिलेगा। रात का टेम्परेचर कुछ और होगा, दिन का कुछ और होगा। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, जबकि उसी समय रात में उसका टेम्परेचर 15 हो सकता है। अब थार है, दिन में तो पहुंच गया 50, ये डे मान लीजिए, और 12 से लेके 15 के बीच हो गया आपका नाइट में। तो कितना वेरिएशन हुआ? 50 से 12, काफी अंतर गैप हुआ ना। ये कंडीशन है। दूसरी ओर केरल के अंडमान निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान रहता है। कहाँ? अंडमान निकोबार और केरल में। मान लीजिए दिन में अगर 42 डिग्री था तो रात में मुश्किल से 40 हो जाएगा या 41 हो जाएगा, यानी कि ज्यादा लंबा आपको वेरिएशन देखने के लिए यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। अब बात कर रहे हैं वर्षण। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप में तथा इस प्रकार की है कि बल्कि इनकी मात्रा ऋतुओं के अनुसार वितरण के में ही भिन्नता होती है। कैसी होती है? ऋतु के अनुसार आपका जो भिन्नता है वो आपकी होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में वर्षा के रूप में होती है। वार्षिक वर्षण में विभिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में 110 सेंटीमीटर से कम होती है। कैसी होती है? 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। देश के अधिकतर भागों में जून में सितंबर तक होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है। कहाँ होती है? अक्टूबर और नवंबर में होती है। यह आपको ध्यान। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान का अंतर होता है। देश के आंतरिक भाग में मौसमिक या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा समानतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है,
ये क्षेत्र आपका विभिन्नता के लोग जीवन में विविधता लाते हैं। ये भोजन, वस्त्र, घर और इन सब प्रकार की आपको चीजों में ये सारी चीजें आपको इनमें दिखाई देगी। राजस्थान के घरों में दीवार पर मोटी छत चपटी क्यों होती है? तराई और गोवा मंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों बनाई जाती हैं? असम के कुछ घरों में बांस के खंभे पर क्यों लगाए होते हैं? आप इनका आंसर दें। पहली बात तो मोटी इसलिए होती है ताकि टेम्परेचर अंदर तक ना जाए और ठंडा रहे। तराई और गोवा के क्षेत्र में ढालदार इसलिए होती है क्योंकि वहां वर्षा बहुत अधिक होती है, तो पानी छत के ऊपर ना रुके, सीधा नीचे बह जाए। असम वाले क्षेत्र में बांस इसलिए लगाए जाते हैं ताकि क्योंकि बांस से पानी बाहर वो इकट्ठा कर कर अब डैम वगैरह में भर लेते हैं, किसी चेक डैम में, छोटे छोटे, जहां पर वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है। अब है जलावली नियंत्रण। किसी भी क्षेत्र में जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है अक्षांश, तुंगता यानी कि ऊंचाई, एयर प्रेशर, पवन सिस्टम, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और ऊंचाबच्चे लक्षण। ये 6 ऐसे पॉइंट है जो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करते हैं या मौसम को इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले इन 6 के 6 पॉइंटों का एक बार नाम लिखिए और देखिए कौन से ऐसे बिंदु हैं जो सबसे ज्यादा इसके अंतर्गत आपका इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको इसमें दिखाई देंगे कि ये सब चीजें कैसी हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए एक बार देख लीजिए। चलिए ये भी देख लिया आपने कि किसी क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले आपका लैटिट्यूड, हाइट, एयर प्रेशर, पवन सिस्टम, समुद्र से दूरी, समुद्री धारा और उच्चावच के लक्षण। हाइट पर जाकर टेम्परेचर बढ़ा है, गिरा है, ये सारी चीजों को हमको देख। बेटा ये आपको लिखना पड़ेगा, अगर आप इसको नहीं लिखोगे याद कैसे करोगे? ठीक है। पृथ्वी की गोलाई के कारण इससे प्राप्त सौर ऊर्जा के मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिमाण स्वरूप तापमान विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ घटता है। ये लाइन को ध्यान रख लीजिए कि तापमान क्या है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान घटता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम होती चली जाती है, यानी कि ऊंचाई से पर बढ़ने पर एटमॉस्फेयर में जो सघनता है वो कम होती चली जाती है। ये आपको ध्यान रखना। तापमान घटता जाता है, इसलिए पहाड़ियां गर्म मौसम में ठंडी होती हैं। किसी भी क्षेत्र की वायु दाब और पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार तापमान एवं वर्षा के विस्तार को प्रभावित करती हैं और समुद्र का जलवायु से आपका समरी प्रभाव होता है। कैसा होता है? ये प्रभाव होता है। जय जय समुद्र दूरी बढ़ती है, यह प्रभाव कम होता है। कैसे होता है? प्रभाव कम होता जाता है। लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दियों में बहुत अधिक ठंडा होता है। महासागरीय धारा समुद्र के तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र में जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय जलवायु जहां गर्म या ठंडी धारा बहती है, जलवायु की दिशा में पश्चिमी तट की ओर बहकर गर्म तट की ओर ले जाती है। ये सारी चीजें यहाँ आपको अच्छे से दिखाई देगी। क्लियर है ना? अच्छा, विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों के पश्चिमी किनारे पर स्थित। जितने भी आप तट देखोगे, जितने भी आप बड़े बड़े आपका मरुस्थल देखोगे, वो सब आपको पश्चिमी किनारे पर ही मिलेंगे महाद्वीप के। कुछ भी देख लीजिए, अटाकामा देख लीजिए, आप भारत में थार देख लीजिए, और जो है सहारा का देख लीजिए अफ्रीका में। ये सब इस प्रकार में आपके पश्चिमी क्षेत्रों में ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए हो गया, आगे ध्यान दें। अच्छा अब देखिए, अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने वाले उच्चावच में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडे अवस्था मरुस्थल को अवरोधी करते हैं। उनकी ऊंचाई इतनी हो सकती है कि वर्षा लाने वाली वायु को वायु के रास्तों में रोकने के लिए
सक्षम होते हैं। उनमें उन क्षेत्रों में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। वर्षा के पर्वतीय भूमुख ढाल अपेक्षाकृत आपके सूखे रहते हैं। कैसे रहते हैं? जो ढाल है वो आपका सूखे रहते हैं। ठीक, तो ये कंडीशन है भारत में आपका वर्षा को नियंत्रित करने वाले। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो मैंने अंडरलाइन किया है ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, आप बिल्कुल भी कभी कंफ्यूज मत होइएगा। जो आपकी हवा है, जो पवन है, ठीक है, ये क्या करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ बहती है। उच्च दाब से कहाँ बहती है? निम्न दाब की तरफ। कहाँ बहती है? हाई से लो की तरफ बहती है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कभी भी आज कुछ कर रहे हैं तो आप इसको कोशिश करिए। कहाँ बहती है? उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। ये क्षेत्र आपका रहता है और ये आपकी बहती है। क्लियर है? जब भी क्वेश्चन आए कि हवा किस दिशा में बहती है तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि हवा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती है। और दूसरा कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, ये आपका ग्लोब है, ये आपकी 0 डिग्री मान लीजिए। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे उच्च अक्षांशों की तरफ, उच्च अक्षांश मतलब 0 डिग्री, 10, 20, 30, 50, 90 इधर और इस तरीके से ही 90 इधर। तो आपका भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जो तापमान है वो क्या हो जाएगा? वो आपका कम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। तो तापमान सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? 0 डिग्री पर पाया जाता है। और ध्रुवों पर कैसा होगा? सबसे कम होगा। ये आपको इतना इसमें ध्यान। तो हवा कहाँ बह रही है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तापमान कहाँ अधिक है? तो ध्रुवों पर आपका कम है और भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक आपको देखने की। क्लियर है बच्चों? तो फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप घर जाकर चैप्टर का रिवीजन करिए, पढ़िए और 6 फैक्टरों को एक बार देखिए, फिर कल इन पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।